हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल फटाफट पढ़ाई में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बायोमोलिक्यूल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन अपना देखो नीट 2019 में आया हुआ। निम्न में कौन सा ग्लूकोज परिवाहक इंसुलिन निर्भर है? GLUT4, GLUT1, GLUT2, GLUT3। तो ये जो GLUT1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ है, इनकी फुल फॉर्म होती है ग्लूकोज परिवाहक टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। और ये जो है कई प्रकार के होते हैं, और इनमें से जो GLUT4 जो है वो इंसुलिन निर्भर होता है। तो इसका अपना आंसर जो है वो ए जाएगा, GLUT4 ग्लूकोज परिवाहक इंसुलिन निर्भर है। तो ए अपना करेक्ट आंसर होगा, और ये याद रख लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो, नीट 2019 में ही आया हुआ है। नीट 2019 में 3 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, उनमें से कॉन्केनेवेलिन ए क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ये एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, द्वितीयक उपापचय है, जो कि एक लेक्टिन होती है। कॉन्केनेवेलिन ए एक लेक्टिन है जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। और ध्यान रखना, इसका जो है प्लांट की वृद्धि और परिवर्धन में कोई सीधा कार्य नहीं होता है, लेकिन यह जो है परिवर्तन की एक निश्चित अवस्था में प्लांट में पाया जाता है। तो इसका आंसर अपना क्या जाएगा? कॉन्केनेवेलिन ए एक लेक्टिन है। तो डी अपना करेक्ट होगा। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, उचित विकल्प को चुनना है। पहला है देखो, सह एंजाइम अथवा धातु आयन जो एंजाइम प्रोटीन से दृढ़ता से बंधे होते हैं प्रोस्थेटिक समूह कहलाते हैं। सही बात है या गलत? गलत बात है ना। उसके बाद बी देखो, एक प्रोस्थेटिक समूह से बंधा पूर्ण उत्प्रेरक सक्रिय एंजाइम एपो एंजाइम कहलाता है। तो ये भी गलत है। तो ए और बी दोनों गलत है। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है अपने पास? देखो दोनों ए और बी गलत है, असत्य है, ऐसा डी ऑप्शन है। तो डी अपना इसका करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4 नीट 2018 में आया हुआ है। शर्करा के 2 अभिलाक्षणिक क्रियात्मक समूह कौन से हैं? तो देखो शर्करा की अगर बात करूं मैं, तो कार्बोहाइड्रेट को सामान्यतः हम लोग शर्करा कहते हैं। और आप लोगों को पता होगा, इसमें रासायनिक रूप से जो कार्बोहाइड्रेट है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन होती है। और जितनी भी शर्करा है, सभी शर्कराओं में एक कार्बोनिल और एक हाइड्रोक्सिल वर्ग एक कार्बन अणु से जुड़े होते हैं। ठीक है, और ये जो क्रियात्मक समूह इसमें पाए जाते हैं, चाहे जो भी शर्करा हो, उनमें एक कार्बोनिल और एक हाइड्रोक्सिल, ये 2 फंक्शनल ग्रुप तो पाए जाते हैं, क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। तो ऐसा ऑप्शन देख लो। पहला है कार्बोनिल फॉस्फेट। फॉस्फेट जरूरी नहीं है, सब में पाया जाएगा। कार्बोनिल मिथेल ना, हाइड्रोक्सिल मेथिल नहीं। डी देखो, कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल बिल्कुल सही है। सभी शर्करा में एक कार्बोनिल और एक हाइड्रोक्सिल वर्ग पाया जाता है। तो डी अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, नीट 2017 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, एंजाइम के संदर्भ में कौन सा सही है? तो देखो एंजाइम, अगर मैं एक होलो एंजाइम की बात करूँ तो उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक प्रोटीनियस पार्ट जिसे हम लोग एपो एंजाइम कहते हैं, और एक कोफैक्टर या सह एंजाइम या सहकारक जो कि नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है। और जो प्रोटीनियस पार्ट एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीनियस पार्ट कोफैक्टर या सह एंजाइम मिलकर होलो एंजाइम का निर्माण करते हैं। तो इस हिसाब से अपना देखो बी ऑप्शन जो है, होलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम प्लस सह एंजाइम, तो बी अपना करेक्ट होगा। और इसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि होलो एंजाइम की डेफिनेशन जो है ये होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, फिर से नीट 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन बहुलकी नहीं है, यानी कौन पॉलीमर नहीं है? पहला ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर या बहुलक होता है। तो ए इसका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को जो बहुलक नहीं है वो चुनना है। दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड का बहुलक होता है, पॉलीमर होता है। तो बी भी नहीं होगा। सी है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जो वो मोनोसेकेराइड का पॉलीमर या बहुलक होता है। तो सी भी नहीं होगा, क्योंकि ए, बी और सी दोनों पॉलीमर है, बहुलक है।
हम लोगों को जो बहुलक है नहीं है वो चुनना है। डी है देखो लिपिड, और लिपिड जो है वो बहुलक नहीं होता है। लिपिड जो है वो फैटी एसिड, एल्कोहल के एस्टर और उनसे संबंधित पदार्थ जो है वो लिपिड होते हैं। लिपिड पॉलीमर नहीं होता है। तो इसका अपना आंसर डी करेक्ट होगा। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा एक गैर प्रोटीन वाला एंजाइम है? तो देखो, पहला है लाइगेज, दूसरा है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, लाइसोजाइम और लास्ट है राइबोजाइम। तो देखो, शुरुआत वाले जो 3 है, लाइगेज, लाइसोजाइम, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, ये तो प्रोटीनियस एंजाइम है। लेकिन राइबोजाइम जो है वो एक राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम है, आरएनए एंजाइम है। ठीक है, तो ये जो अब गैर प्रोटीनियस एंजाइम है, तो इसका आंसर जो अपना डी करेक्ट होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे ही इजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप देख रहे होंगे इस चैप्टर से हर साल 1, 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सिंपल सा चैप्टर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नीट सेकंड 2016 में ही आया हुआ है। अधिकांश प्रोटीन की त्रिविमीय वलन को स्थिर रखने में निम्नलिखित में से किसकी बहुत कम संभावना है? तो देखो, मैं अगर बात करूं, बहुत से टाइप के जो बंध द्वारा प्रोटीन की 3 डिग्री या तृतीयक संरचना को स्थिर किया जाता है। जैसे कि कौन से बंध द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, आयनिक बंध द्वारा, वंडरवाल अंतरक्रिया द्वारा, सहसंयोजी बंध द्वारा, हाइड्रोफोबिक बंध द्वारा। तो इतने बॉन्ड द्वारा जो है 3D संरचना प्रोटीन की स्थिर की जाती है इन बॉन्ड द्वारा। तो कि इसमें हम लोगों से पूछा है स्थिर रखने के लिए किसकी बहुत कम संभावना है? पहला है जल भिरु पारस्परिक क्रिया, तो ये तो आवश्यक है। दूसरा है एस्टर बॉन्ड, कहीं आवश्यक नहीं है। तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड और चौथा है स्थिर विद्युत पारस्परिक अभिक्रिया। तो इसमें से जो अपना आंसर है वो कौन सा होगा? एस्टर बॉन्ड, इसकी बहुत कम संभावना होती है। तो बी अपना करेक्ट होगा, बाकी की आवश्यकता हमें होती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, नीट सेकंड 2016 का ही आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 और डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो, कौन सा दिए गए ग्राफ को सही वर्णन करता है? हम लोगों को देखो, एक तरफ दे रखा है विभव ऊर्जा, एक तरफ दे रखी है अभिक्रिया। शुरुआत में जो क्रियाधार है और लास्ट में उत्पाद बन रहा है, और ए और बी जो है 2 लाइनें दिखा रखी है, और ए क्या है बी क्या है वो बताना है। तो देखो, जो ये है विभव ऊर्जा, वो एनर्जी होती है कि इतनी एनर्जी जब हम लोग देंगे तभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट बनेगा, वरना नहीं बनेगा अगर इतनी रिक्वायर एनर्जी नहीं दी। अब मैं देखो, इसमें आप लोगों को ए लाइन दिख रही है और बी लाइन दिख रही है। बी ज़्यादा है तो बी की जो है सक्रियण ऊर्जा ज़्यादा है, ए की सक्रियण ऊर्जा कम है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ये अभिक्रिया जब हो रही है तो मैंने पहले एनर्जी दी ज़्यादा बी वाली, तब अभिक्रिया हुई। और ए में क्या किया मैंने? एंजाइम मिलाया। तो एंजाइम क्या करता है? अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर कर अभिक्रिया करवाता है। ठीक है, अभिक्रिया की दर बढ़ा देता है सक्रियण ऊर्जा कम करके। तो बस वही है कि ए जब सक्रियण ऊर्जा अधिक थी उस समय हम लोगों ने एंजाइम मिलाया तो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कम हुई, यानी ए वाली लाइन मिली हम लोगों को और दर जो है वो बढ़ गई। ठीक है, तो इस ऐसा ऑप्शन हम लोगों को अब चुन लेना है। कौन सा है? देखो, ए ऑप्शन है अपना, ऊर्जा ए के साथ एंजाइम की अनुपस्थिति। तो ए के साथ तो एंजाइम उपस्थित है, तभी तो सक्रियण ऊर्जा कम आ गई, तो ए अपना नहीं होगा। बी देखो, ऊर्जा ए के साथ एंजाइम की अनुपस्थिति, फिर से अनुपस्थिति बोला तो बी भी गलत, क्योंकि ए जो रिएक्शन हो रही है वहाँ पर एंजाइम है, इसीलिए सक्रियण ऊर्जा कम है उसकी। बी पर कोई एंजाइम नहीं है, इसीलिए उसकी सक्रियण ऊर्जा अधिक है। ठीक है, तो ए और बी ऑप्शन अपने गलत है। सी देखो, ऊर्जा ए के साथ एंजाइम की उपस्थिति बिल्कुल सही है, और बी एंजाइम की अनुपस्थिति में आंत्र ऊष्मीय अभिक्रिया। तो देखो, ये आंत्र ऊष्मीय है यानी कि एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, ये और बात हम लोगों को पता लगानी है। डी देखो क्या है,
ऊर्जा ए के साथ एंजाइम की उपस्थिति और बी के साथ अनुपस्थिति और बहिक्षेपी अभिक्रिया है। अब बी और सी और डी दोनों में से करेक्ट ऑप्शन हो सकता है हम लोगों को, लेकिन उसके लिए हम लोगों को ये और देखना है कौन एंडोथर्मिक और कौन एक्जोथर्मिक है। ये रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक या एक्जोथर्मिक में से कौन सी है। अब इसे देखो, हम लोगों को क्रियाधार दे रखा है, उत्पाद दे रखा है। आप देख रहे होंगे कि क्रियाधार की एनर्जी अधिक है, उत्पाद की एनर्जी कम है। और रिएक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रियाधार से उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, मान लो कि ये जो क्रियाधार है उसकी एनर्जी 10 है और प्रोडक्ट की एनर्जी 5 है। ठीक है, तो अब जब हम लोग क्रियाधार से प्रोडक्ट बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे, तो मुझे 10 एनर्जी से 5 जूल एनर्जी पे आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? बिल्कुल। यानी कि एनर्जी क्या हो रही है, क्रियाधार से जब उत्पाद बन रहा है तो एनर्जी कम हो रही है, कम करनी पड़ेगी। अगर कम करेंगे तभी उत्पाद बनेगा, क्योंकि क्रियाधार की एनर्जी अधिक है, उत्पाद की एनर्जी कम है। तो जब क्रियाधार उत्पाद में बदलेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी। और एनर्जी कब होगी, तो हम लोग कह सकते हैं कि जब क्रियाधार एनर्जी बाहर निकालेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, तब उसकी एनर्जी कम होगी। तो इस हिसाब से जब क्रियाधार उत्पाद में बदलेगा तो एनर्जी बाहर निकलेगी, और एनर्जी बाहर निकलेगी, ऊर्जा बाहर निकलेगी, तो ये जो प्रोसेस है वो एक्जोथर्मिक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो इस हिसाब से अपना डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद नीट फर्स्ट 2016 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन को हम लोगों को चुनना है। पहला है यूरेसिल एक पिरिमिडिन है। सही है या गलत? मैं कह सकता हूँ सही है बिल्कुल, क्योंकि साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन ये तीनों जो है वो पिरिमिडिन होते हैं, और प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन आता है। तो ए तो अपना सही है, लेकिन हम लोगों को क्या चुनना है? गलत। बी देखो क्या है, ग्लाइसिन एक सल्फर युक्त एमिनो एसिड है। सही है या गलत है? तो मैं कह सकता हूँ गलत है। क्यों? क्योंकि ग्लाइसिन एक उदासीन एमिनो एसिड है, और सल्फर युक्त या सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड में मेथियोनिन और सिस्टीन आता है। कौन आता है? सिस्टीन और मेथियोनिन सल्फर कंटेनिंग सल्फर युक्त एमिनो एसिड है, ग्लाइसिन नहीं है। तो गलत कथन हम लोगों को चुनना था, गलत बी है, तो बी अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी सी और डी ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे, क्योंकि नीट एग्जाम में एक ही ऑप्शन सही होता है, मल्टी करेक्ट ऑप्शन नीट में नहीं होता है। जेई एडवांस पे होता है, लेकिन नीट में नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर सही ही चुनना होता है। और कई बार क्या होता है, देखो नीट एग्जाम में कि 2 ऑप्शन जो है वो सही आ जाते हैं, जिनमें से एक बिल्कुल करेक्ट होता है 100%, और एक में थोड़ी सी कमी होती है। तो उस कंडीशन में हम लोगों को जो है वो बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है। जब 2 ऑप्शन सही आ जाए तो उनमें से जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो हम लोगों को टिक लगाना होता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन एक ही भरना होता है हम लोगों को जो ज़्यादा करेक्ट है, अगर 2 ऑप्शन सही आ जाए तो, वरना एक ही करेक्ट आंसर आता है नीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, एक प्रारूपिक वसा का अणु किसका बना होता है? तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ ना एक वसा अणु की, तो वो जो है ट्राइग्लिसराइड होती है। वसा क्या होती है? वसा ट्राइग्लिसराइड होती है, जिसमें ध्यान रखना फैटी एसिड वसीय अम्ल के 3 अणु होते हैं। एक अणु ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल व ग्लिसरॉल के एस्ट्रिफिकेशन द्वारा वसा बनती है। ठीक है, तो 3 फैटी एसिड, 3 वसीय अम्ल, एक अणु ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और एक अणु ग्लिसरॉल के एस्ट्रिफिकेशन से बनती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखो, एक ग्लिसरॉल बिल्कुल, एक वसीय अम्ल अणु नहीं। वसीय अम्ल फैटी एसिड के 3 अणु होने चाहिए, एक ग्लिसरॉल का, तो एक गलत है। डी में 3 अणु ग्लिसरॉल के दे दिए, गलत है। सी में 3 अणु ग्लिसरॉल, ये भी गलत है। डी में 1 अणु ग्लिसरॉल है और 3 अणु फैटी एसिड है। इसके अलावा 1 अणु ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल भी, और इन तीनों के एस्ट्रिफिकेशन से बनती है वसा। तो इसका अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 ग्लिसरॉल अणु और 3 फैटी एसिड वसीय अम्ल अणु का। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ। आर्थ्रोपोडा का काइटिनी बाह्य कंकाल किसके बहुलीकरण से बना होता है? सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, जो काइटिन है वो पॉलीसेकेराइड होती है। क्या? काइटिन पॉलीसेकेराइड होती है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ ले तो ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आर्थ्रोपोडा का काइटिन बाह्य कंकाल किसके बहुलीकरण से बनता है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एन एसिटाइल ग्लूकासामीन से बनता है। किसका बनता है आर्थ्रोपोडा का बाह्य कंकाल? एन एसिटाइल ग्लूकासामीन के बहुलीकरण से। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है अपने पास? बी। तो बी अपना करेक्ट होगा। ठीक है, ये तो लगभग सभी को मालूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद निम्नलिखित जैव अणुओं में से किस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है? तो ये तो कोई भी बच्चा बता देगा कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो न्यूक्लिक एसिड बनता है, तो उनमें जो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जब जुड़ते हैं तो वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर अपना कौन सा होगा? पहला देखो पॉलीसेकेराइड नहीं, दूसरा पॉलीपेप्टाइड नहीं, तीसरा है न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में जो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में बॉन्ड बनाते हैं वो कौन सा बनाते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाते हैं। तो सी अपना करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, ये तो और भी इजी क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि कौन सा एक अनअपचायक कार्बोहाइड्रेट है? तो कोई भी बता देगा सुक्रोज। सुक्रोज अनअपचायक कार्बोहाइड्रेट है। अनअपचायक शुगर क्या होती है ये भी बात करूँ मैं। अगर अनअपचायक शर्करा या शुगर क्या होती है, तो ध्यान रखना, ऐसी शर्करा जिसमें एक मुक्त एल्डिहाइड या कीटोन समूह नहीं होता है। क्या? ऐसी शुगर जिसमें एक एल्डिहाइड या कीटोन समूह मुक्त या फ्री एल्डिहाइड या कीटोन समूह नहीं होता है, वो होती है अनअपचायक शुगर। और सुक्रोज में कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन समूह जो मुक्त नहीं होता है, इसीलिए ये अनअपचायक शुगर है। तो इसका अपना आंसर जो है सुक्रोज बी करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी जो तीनों है अपचायक शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। एंजाइम क्रिया के संदर्भ में उस विकल्प को चुनना है जो गलत है। पहला है देखो, क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ता है, बिल्कुल सही बात है। अगला देखो, बहुत सा सक्सिनेट डालने से सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज का मेलोनेट द्वारा संदमन खत्म हो जाता है। तो देखो, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज और मेलोनेट के बीच जो है वो प्रतिस्पर्धात्मक संदमन पाया जाता है। ठीक है, और ये जो कह रहा है वो बात सही है या गलत, ये हम लोगों को बतानी है कि बहुत सा सक्सिनेट डालने से मेलेट का जो संदमन प्रभाव है वो खत्म नहीं होता है। इसने बोला है नहीं होता है। सही है या गलत है? मैं कह सकता हूँ गलत है, क्योंकि जब हम लोग सक्सिनेट को अधिक मात्रा में डालेंगे तो उससे जो है मेलोनेट का जो संदमक प्रभाव है वो खत्म होगा। इसने बोला है नहीं होगा, तो ये गलत है। गलत हम लोगों को बताना था, तो बी अपना करेक्ट होगा। इसके अलावा सी और डी को भी देख लेते हैं। देखो, सी है एक अप्रतिस्पर्धात्मक संदमन एंजाइम के उस तल से जुड़ता है जो क्रियाधार के जुड़ने के तल से भिन्न होता है, बिल्कुल सही बात है। डी देखो, मेलोनेट सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज का एक प्रतिस्पर्धात्मक संदमन है, बिल्कुल सही बात है। मेलोनेट जो वो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज का प्रतिस्पर्धात्मक है। तो इसमें जो अपना गलत आंसर चुनना था और वो बी था, तो बी अपना इसका करेक्ट आंसर था। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, नीट 2013 में आया हुआ है। काइटिन महाअणु है। तो अभी कुछ क्वेश्चन पहले ही काइटिन की बात की थी कि काइटिन जो है वो एन एसिटाइल ग्लूकासामीन का बना होता है, इसका पॉलीमर होता है। तो काइटिन जो है वो एन एसिटाइल ग्लूकासामीन, यानी कि एन का मतलब क्या है, इसमें नाइट्रोजन और एक पॉलीसेकेराइड है। ए ऑप्शन अपना नाइट्रोजनी पॉलीसेकेराइड है, तो ए ही अपना करेक्ट होगा। क्लियर है? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, फिर से नीट 2013 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अनेक सह एंजाइम के आवश्यक रासायनिक घटक क्या होते हैं? तो ध्यान रखना, विटामिन होते हैं। बहुत से सह एंजाइमों के जो रासायनिक घटक है वो विटामिन होते हैं। तो इसका अपना आंसर डी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इसके बाद फिर से नीट 2013 का क्वेश्चन है। फॉस्फोग्लिसराइड सदैव बने होते हैं। तो देखो, अगर फॉस्फोग्लिसराइड की बात करूँ मैं, तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड या तो संतृप्त या असंतृप्त के ट्राई एस्टर
क्या, ग्लिसरॉल या फैटी एसिड जो संतृप्त हो या असंतृप्त हो, उनके ट्राई एस्टर जो है वो फॉस्फोग्लिसराइड होते हैं जिनमें फॉस्फेट समूह जुड़ा रहता है। तो ऐसा ऑप्शन देख लो कौन सा है। ए है ग्लिसरॉल अणु के एस्ट्रीकरण एक संतृप्त वसा अम्ल जिससे फॉस्फेट समूह संयोजित होते हैं। मैं कह सकता हूँ गलत है, क्योंकि संतृप्त या असंतृप्त दोनों हो सकते हैं, इसमें संतृप्त बोला है केवल, तो ए गलत है। उसके बाद बी ऑप्शन देखो, बी बोल रहा है ग्लिसरॉल अणु के एस्ट्रीकृत एक असंतृप्त वसा अम्ल जिसमें फॉस्फेट समूह भी संयोजित होता है। तो संतृप्त या असंतृप्त दोनों हो सकते हैं, तो बी भी गलत है, केवल असंतृप्त बोला है। सी देखो, ग्लिसरॉल अणु से एस्ट्रीकृत एक संतृप्त या असंतृप्त फैटी एसिड जिसमें फॉस्फेट समूह संयोजित रहता है। तो सी अपना बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, नीट 2021 में आया हुआ है। कौन प्लांट में द्वितीयक उपापचय सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है? तो देखो एनसीईआरटी के अंदर ना एक सारणी दी हुई है, एक फ्लो चार्ट दे रखा है जिसमें हम लोगों को द्वितीयक उपापचय दे रखे हैं। उनको देख लेना, याद कर लेना, उस सारणी से डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। आप लोग देख रहे होंगे कि कौन द्वितीयक उपापचय नहीं है। पहला है देखो रबर, गोंद द्वितीयक उपापचय है। मॉर्फिन, कोडीन है। तीसरा है एमिनो एसिड और ग्लूकोज। एमिनो एसिड और ग्लूकोज द्वितीयक उपापचय नहीं है, तो इसका आंसर जो अपना सी करेक्ट होगा। ठीक है, नहीं है पूछा था हम लोगों से, तो आंसर अपना सी आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, फिर से नीट 2021 का क्वेश्चन है और उसी सारणी से ये भी क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था। अनुचित या गलत युग्म को हम लोगों को चुनना है। पहला दे रखा है देखो ड्रग, और ड्रग में दे रखा है रिसिन। सही है या गलत? मैं कह सकता हूँ गलत है। ठीक है, तो हम लोगों को अनुचित युग्म चुनना था और पहला ही अपना आ गया, क्योंकि आप लोग वहाँ पर सेकेंडरी उपापचय में ड्रग क्या दे रखे हैं आप लोग देखोगे, विनब्लास्टिन और करक्यूमिन वो है ड्रग, और जो रिसिन और एब्रिन है वो टॉक्सिन दे रखा है। सेकेंडरी उपापचय जो एनसीईआरटी में 146 नंबर पेज पर दे रखी है, उस सारणी को जरूर देखना और याद कर लेना। देख लो नीट 2021 में 2 क्वेश्चन वहीं से आए हैं, तो पहला अपना गलत था और पहला ही आंसर अपना सही भी होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को गलत चुनना था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद नीट 2020 का क्वेश्चन है। सुमेलित को चुनना है, सुमेलित करना है, इनको इनमें सही चुनना है। यह है उत्प्रेरक क्रिया का निर्धारक। कौन करेगा? एंजाइम करेगा। एंजाइम कौन है इनमें से? देखो रिसिन, मेलोनेट, काइटिन, कोलेजन। तो मेलोनेट है, तो ए में आएगा 2 और ऐसा अपने सी और डी में आ रहा है। ठीक है, तो ए और बी तो अपने ऑप्शन नहीं हो गए, ये तो हम लोगों को यहीं से पता चल गया। उसके बाद बी देखो, पेप्टाइड बंध धारक। पेप्टाइड बंध धारक इन चारों में से कोलेजन जो वो पेप्टाइड बॉन्ड को धारण करता है, तो बी में 4 आएगा। तो बी में 4 किस में आ रहा है? देखो सी में बी के अंदर 3 आ रहा है और डी में 4 आ रहा है बी के अंदर, तो डी अपना करेक्ट आंसर होगा। आंसर तो हम लोगों को यहीं से मिल गया है। ठीक है, इसके बाद 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और काइटिन जो है वो उसमें क्या होता है? एन एसिटाइल ग्लूकासामिन। ठीक है, बात की थी हम लोगों ने। इसके अलावा चौथा है द्वितीयक उपापचय सेकेंडरी मेटाबोलाइट, वो रिसिन होती है, और रिसिन और एब्रिन जो वो टॉक्सिन में आते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, फिर से द्वितीय उपापचय पर है। तो देखो एनसीईआरटी में सिर्फ सेकेंडरी मेटाबोलाइट पर एक सारणी दे रखी है और आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर एग्जाम में उस एक सारणी से काफ़ी बार, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर साल लगभग वहाँ से तो क्वेश्चन पूछा जा ही रहा है, तो उस सारणी को अच्छे से याद कर लेना है। देखो क्वेश्चन क्या है, द्वितीयक उपापचय जैसे कि निकोटीन, स्ट्रिक्निन और कैफीन को पौधों के द्वारा अपने लिए क्यों उत्पादित किया जाता है? क्योंकि ये वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए नहीं, वृद्धि पर ये प्रभाव नहीं डालते हैं। बी देखो क्या है, बी है रक्षा पर असर डालते हैं, बिल्कुल ये जो है रक्षा पर असर डालते हैं। और सी प्रजनन और पोषण से इनका कोई लेना देना नहीं है, तो इसका जो अपना आंसर है वो बी करेक्ट होगा। ठीक है, और आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है अपना, देखो सूची 1 और 2 को मिलाना है और सही विकल्प चुनना है। ठीक है, पहला है देखो
प्रोटीन, और सूची 2 में दे रखे हैं हम लोगों को बॉन्ड कि किस में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। तो प्रोटीन के अंदर जो है पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड कौन से में, देखो 4th में, तो ए में होगा 4th। बी देखो असंतृप्त फैटी एसिड, असंतृप्त फैटी एसिड में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पाया जाता है, तो बी में होगा 1st। उसके बाद सी, ये गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक है, ए दे रखा है, ये यहाँ पर सी है न्यूक्लिक एसिड की जगह, तो सी है न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड में जो 2 न्यूक्लियोटाइड है वो आपस में फॉस्फोर डाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं, तो इसका होगा सी में 2। और डी है पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड में एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है, तो डी में होगा 3। तो हमारे पास ए में 4 है, बी में 1 है, सी में 2 है और डी में 3 है, और ऐसा ऑप्शन कौन सा है अपना, बी, तो बी अपना करेक्ट होगा। ठीक है, और इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।